हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट टू बेसिक में फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया है और ये पार्ट 3 होगा जो कि क्लास 10 का लेसन 4 है। और इस पार्ट 3 आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही साथ अभ्यास के प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के वीडियो को जो है देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। जब उन दोनों को देखेंगे फिर इस तीसरे पार्ट को देखने में और ज़्यादा आपको समझ और जानकारी प्राप्त होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना विलम्ब के। इसमें पढ़ना हमें रेशेदार फसलें। कह रहा है कि कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। कौन कौन सी? तो भारत में उगाई जाने वाली कपास है, जूट है, सन और प्राकृतिक रेशम जो है ये रेशेदार फसलों में आती हैं। इनमें से पहली जो है 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। कौन कौन सी? तो कपास, जूट और सन जो है ये मिट्टी में उगाई जाती हैं, क्योंकि इनकी जो है फसलें जो है मिट्टी में लगाई जाती हैं और उससे उगाई जाती हैं। लेकिन रेशम क्या है? तो यह जो है पेड़ों पे लगाए जाते हैं। रेशम के कीड़े जो हैं पेड़ों पे लगाए जाते हैं और वहाँ से हमें रेशम प्राप्त होता है। तो उसी के बारे में आइए विस्तार से देखते हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसलें उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथा जो है रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। अब कहाँ प्राप्त होता है? तो कोकून जो होता है, कोकून से ये जो है रेशम का कीड़ा प्राप्त होता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। अब रेशम का जो कीड़ा हम जिस पर पालते हैं और जिसका उत्पादन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो रेशम उत्पादन कहते हैं। और रेशम उत्पादन को क्या बोलते हैं? तो सेरीकल्चर बोलते हैं। जैसे आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि जो फसलों के जो प्रकार होते हैं और उनका भी जो है वर्णन किया है हमने पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो रेशम जैसे मत्स्य के लिए अलग होता है, जैसे सेरीकल्चर है, पीसी कल्चर है। तो उसी तरह से रेशम का जो उत्पादन है उसको हम किस कृषि के अंतर्गत मानते हैं? तो सेरीकल्चर। दूसरा आता है कपास। भारत कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत विश्व में तृतीय स्थान है। कितना नंबर पे है भारत? तो तीसरे स्थान पे। अब ये कहाँ मिलता है कपास? तो दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र का बेल्ट है के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 दिन का क्या चाहिए? तो पाला रहित दिन और खिली धूप चाहिए। मतलब 210 दिन तक बहुत ठंड नहीं चाहिए, पाला रहित होना चाहिए, मतलब पाला न पड़े, दिन जो है साफ़ सुथरा और खिली धूप होनी चाहिए। यह खरीफ की फसल और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। मतलब कपास को पकने में, तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। अब मुख्य रूप से कपास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो उसका जो क्षेत्र है कहाँ है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट जो है, तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के उत्पादन के मुख्य राज्य हैं। अब देखिए एक चीज़ आ गया, क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव है, तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो जूट को हम जो है सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। और जूट मुख्यतः जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय जो जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग क्या होता है? तो बोरियां बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग क्या हो रही है? कम हो रही है। अब देखिए नए नए जो टेक्निकल चीज़ें जो हैं बना करके जो बाज़ार में आ रही हैं, जिसमें कृत्रिम रेशे जो जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या है? उसमें नायलॉन के जो है धागे बनाए जा रहे हैं और नायलॉन की रस्सियाँ बनाई जा रही हैं। पहले क्या होता था? तो जूट से ही जो है रस्सी बनते थे
चटाइयाँ बनती थी, तंतु बनते थे, सब बनते थे। तो ये नई चीज़ें जो है नायलॉन, प्लास्टिक, ये सब आ जाने से मार्केट में इसकी कमी हुई है। प्रौद्योगिक और संस्थागत सुधार क्या है? तो जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु औद्योगिक और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भाग में अभी भी क्या है, किसान खेतीबाड़ी के मानसून और भूमि प्राकृतिक उर्वरता पर ही निर्भर है। अब कितना हो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी क्या है, तो किसान जो है मानसून पर ही निर्भर है। मतलब वही परंपरागत कृषि और मानसून आने पर ही फसलों का चयन करता है और उसका जो है उस पर बुआई कटाई और उससे संबंधित कृषि करता है। कह रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों की आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। अब देखिए कृषि से क्या होता है, तो 60% से भी अधिक लोगों का क्या होता है, आजीविका इससे मिलती है। तो इसके जब इससे इतना बड़ा जो है प्रतिशत जो है आजीविका इससे मिल रहा है, तो इसमें ज़रूरत क्या है, तो तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों को चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। ये कुछ देख सकते हैं आप, कृषि यंत्र हैं, जैसे ट्रैक्टर है, ये जो है इससे ये भी बुआई करने वाला यंत्र है, ये प्रयोग करने वाली नई तकनीकें दिखा रहा है। अब भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इसके लागू करने में क्या हो गई, ढील की गई। 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने नई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जिसको बोलते हैं, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। जैसे कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही क्या हो गया, सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। अब 80 और 90 के दशक में क्या है, शुरुआत हुआ है, तो जैसे सूखा आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, आग लग जाता है, फसलें जिससे नष्ट हो जाती हैं, बीमारी नाना प्रकार की आ जाती हैं, तो उसके लिए क्या किया गया, तो फसल बीमा का प्रावधान किया गया और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाओं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना किए गए। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, तो किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको क्या बोलते हैं, KCC बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कराई और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जो इसको PAIS जिसको कहते हैं, भी शुरू की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा जो है आकाशवाणी या DD1 जो चैनल है, उस पर किसानी से संबंधित जो है जानकारियाँ, कृषि में किस तरह से जो है जो फसल चक्र को बोया जाए या किस तरह की कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाए, किस तरह की मौसम में किस तरह का फसलों को लगाया जाए, ये कार्यक्रम चालू किए गए हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों को सरकार द्वारा घोषणा किया गया है या करती है। अब भूदान ग्रामदान के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्या है। भूदान और ग्रामदान में बड़ा एग्जाम में भी आता है। कह रहा महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गाँव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। यही क्या है, यही भूदान है।
बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया। मतलब जब पूरा जो है ज़मीन जो है एक गांव को दे दिया गया तो उसको क्या कहा गया? ग्रामदान। और कुछ भूमि जो है किसी भूमिहीन को दिया गया तो वही भूमिदान हो गया, यानी भूमि का दान कर दिया गया, जिसे भूदान कहा गया। और ग्रामीणों को जो है, एक पूरे गांव को जो है, भूमिहीनों के, एक गांव है जो पूरा भूमिहीन था, उस पूरे गांव को जो है भूमि दे दिया गया, तो वही क्या हो गया? ग्रामदान हो गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया जाता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव ये बन रहा है कि भूदान और ग्रामदान किसने स्टार्ट किया? तो विनोबा भावे, याद रखिए। और किसको कहा जाता है रक्तहीन क्रांति? तो भूदान ग्रामदान को ही क्या कहते हैं? तो रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमाग में आप लोग रख लीजिए। कह रहा है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान क्या क्या है? मतलब कृषि जो है राष्ट्रीय व्यवस्था में क्या इसका है, रोजगार में क्या है और उत्पादन में क्या योगदान है, आइए देखते हैं इसके बारे में। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात क्या है? 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में क्या रहा है? 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है। वही 52 कह रहा है, लेकिन 54% के आसपास मान के चलिए। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए क्या है? व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्साएं सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। ये क्रियाकलाप है, आप देख सकते हैं 4.1 जो तालिका है। कह रहा है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों को सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। ये देख सकते हैं कि भारत का जो है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितना रहा है। तो ये कृषि में जो है 2013-14 में क्या था? 4.2 था, जो 15 में क्या हुआ? माइनस इसमें 0.2% की क्या हुई? कमी हुई। और यह क्या हो गया? 2015-16 में 1.1 हो गया। उद्योगों का आप देख सकते हैं तो 5% था, जो बढ़ करके 14-15 में 5.9 हो गया और 15-16 में 7.3 हुआ। उसी तरह से सेवाएं क्षेत्र जो है 7.8 था, फिर 10.3 हो गया और घटा है थोड़ा सा इसमें भी। सकल घरेलू उत्पाद क्या हो गया? अब देखिए, अब सकल घरेलू उत्पाद जो है 6.6, 7.2 और 7.6 रहा है। किसका? तो कृषि का 6.6, उद्योग का 7.2 और सेवाओं का क्या है? 7.6 रहा है। ये सकल घरेलू उत्पाद। ये जो सर्वेक्षण है 16 के जो है अंतरिम आंकड़ों के आधार पे है। कह रहा है देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं और कृषि भूमि घट रही है। तो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल सोचिए। वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव रहा है? वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, आइए इसके बारे में देखते हैं। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यह स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली और फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था।
नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। उसी तरह से देखिए 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि की अत्यधिक सहायता दी जाती है। मतलब कृषि पे ज़्यादा जो है जोर दिया जाता है और सरकार द्वारा भी उसमें सहयोग मिलता है। क्रियाकलाप देख सकते हैं आप। कह रहा है आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई वायदों से घिरी हुई है। यह आरोप लगाया जाता रहा है। हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल भृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जनांकीन इंजीनियरिंग सम्मिलित है। ये आप देख सकते हैं जीन क्रांति, जो सागौन के क्लोन का क्या क्या उत्तक बनाया जा रहा है। जनांकीन इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर किस्मों की आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। विकसित और विकासशील देशों में देख सकते हैं आप। कह रहा है कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं। क्या आप भारत में व्यापक रूप से उपयुक्त जीन संशोधित बीजों का नाम बता सकते हैं? अब आप इसको एक बार देखिए कि कौन कौन से जो है जीन संशोधित बीज भारत में बनाए जाते हैं। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। देखिए 83.3 करोड़ जो लोग हैं वो 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या है, निर्भर हैं। एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन कितना आएगा, तो आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी क्या होगी, अधिक होगी और इसके साथ ही पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों जैसे जट्रोफा है और जजोबा है, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। मतलब कहा जा सकता है कि जो पारंपरिक कृषि कर रहे हैं उसको न करके और अधिक दाम देने वाली, अधिक का जो है लाभ देने वाली फसलों को ही उगाएं, जिसमें मान लीजिए फूलों की खेती हो गई या मेडिसिन से संबंधित किसी जैसे तुलसी के पौधे की खेती हो गई या सब्जियों की खेती हो गई, इसको किया जा सकता है। कह रहा अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्यों की फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तित का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। अब 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती फसलों का उत्पादन निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी चिली, इजराइल और इटली की अर्थव्यवस्था का अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पाद, फल, शराब, जैतून विशेषकर निर्यात करके खाद्य पदार्थ का आयात करते हैं। क्या हम यह खतरा मोल लेने को तैयार हैं? इस विषय पर बात विवाद किया जाना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभ्यास के बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल क्या होता है, लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो लंबे चौड़े क्षेत्र में फ्रेंड्स जो है रोपण कृषि की जाती है। दूसरा है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी जो है क्या हो सकता है, रबी में चना है, गेहूं है, मटर है, ये सब क्या है, रबी की फसल है। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसलें हैं। तो दालें क्या है फसल फ्रेंड्स, तो दालें हैं फलीदार फसल। उसी तरह से आप जो है नीचे कह रहा है 30 शब्दों में उत्तर दे दीजिए। एक पेय फसल का नाम बताइए। पेय फसल का एक नहीं कई बता दीजिए, जैसे काफ़ी है, चाय है, ये सब क्या है, पेय फसल हैं। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए। खाद्य फसल में क्या है बता दीजिए। गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, ये सब क्या है। दिन पर दिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। हाँ, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो कमी होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप नीचे का प्रश्न देख लीजिए, 132 शब्दों में देना है। तो फ्रेंड्स अगर चैप्टर आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों ज़रूरतमंदों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना आप लोग बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।